हेलो एवरीवन, दिस इज प्राक्षु एंड यू आर वाचिंग बायो लर्नम। तो बच्चे, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होता है प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि बॉडी की अगर किसी एक पर्टिकुलर जगह पर कोई नई चीज़ बनी है, जैसे कि फूड प्रोडक्शन हुआ है, तो फूड उस जगह से बॉडी के अलग पार्ट्स पर, बाकी पार्ट्स पर किस तरीके से जाएगा, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो किस तरीके से ये ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर हो रहा है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। शुरुआत करें अगर ह्यूमन बींग्स के साथ, तो ह्यूमन बींग्स की बॉडी के अंदर हमारे पास दो सिस्टम्स ऐसे हैं जो कि बॉडी के अंदर फ्लूइड को सर्कुलेट करा रहे हैं और उस फ्लूइड के थ्रू क्या कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ों का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं उन दो सिस्टम्स की, तो पहला सिस्टम जो हमारे पास आता है दैट इज ब्लड वास्कुलर सिस्टम। ब्लड वास्कुलर सिस्टम हमारा ऐसा सिस्टम है जो कि ब्लड को यूज कर रहा है, ब्लड के थ्रू क्या करेगा, सर्कुलेशन का प्रोसेस करेगा, ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस करेगा। दूसरा हमारा सिस्टम आ जाता है लिम्फेटिक सिस्टम, जिसके अंदर लिम्फ नाम का एक फ्लूइड होता है जो कि बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है, घूमता है और अपने साथ एसेंशियल मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट करता है। अगर मैं बात करूं ब्लड वास्कुलर सिस्टम की, तो ब्लड वास्कुलर सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें हैं। एक तो हमारे पास ब्लड है, उसके बाद ब्लड वेसल्स एंड देन हार्ट। अगर मैं ब्लड को इसके अंदर से निकाल देती हूँ, जो कि हमारा मेन फ्लूइड है, फ्लूइड कंपोनेंट है, अगर मैं इसको निकाल दूं तो मेरे पास क्या बचता है, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। और ये ब्लड वेसल्स और हार्ट मिला के क्या बनता है हमारे पास, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है। अगर ब्लड के कंपोनेंट्स की बात करें तो ब्लड के अंदर हमारे पास दो तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं। एक ब्लड का फ्लूइड कंपोनेंट, यानी जो ब्लड को फ्लूइडिटी प्रोवाइड कर रहा है, लिक्विड नेचर प्रोवाइड कर रहा है। ब्लड कैसा होता है, लिक्विड होता है नेचर में, तो ऐसी चीज जो उसके अंदर लिक्विड नेचर प्रोवाइड कर रही है उसको, वो होता है प्लाज्मा। ठीक है। और उसके अंदर जो सेल्स फ्लोट करते हैं उनको हम बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स को फर्दर अगर हम देखें तो तीन तरीके के फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं हमारे पास। फर्स्ट इज आरबीसी, देन इट इज डब्ल्यूबीसी, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, एंड द थर्ड वन इज प्लेटलेट्स। तो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस ह्यूमन बीइंग्स के अंदर इन दो प्रोसेस, इन दो सर्कुलेटरी पाथवेज, यहाँ पर हमारे पास दो सिस्टम्स हैं, एक है ब्लड वास्कुलर सिस्टम और दूसरा क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम। ये दोनों सिस्टम्स मिलके ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस कर रहे हैं। तो अगर बात करते हैं हम ब्लड वास्कुलर सिस्टम की, पहले कंपोनेंट की, ब्लड की, तो ब्लड बना है बच्चे प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स के साथ। तो प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा एक कलरलेस लिक्विड है जिसके अंदर 90% वाटर है और क्या है, इसके अंदर प्रोटीन्स हैं, कुछ डाइजेस्टेड फूड है, हॉर्मोन्स हैं या फिर वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। तो ये सारी चीजें इसके अंदर है। 90% इसके अंदर क्या है, वाटर है। तो पानी जैसा सब्सटेंस होगा ये। देखिए यहाँ पर अगर कंपोनेंट्स को हम देखते हैं तो इसके अंदर जो येलो कलर का, देखिए जो बेस यहाँ पर है वो क्या है, प्लाज्मा है। और उसके अंदर हमें दिख रहे हैं तीन तरीके के सेल्स या फिर तीन तरीके के फॉर्म्ड एलिमेंट्स। एक दिख रहा है रेड कलर का, एक दिख रहा है हमें पिंकिश से कलर का, और एक दिख रहा है व्हाइट कलर का। तो ये हो गए हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स विच आर प्रेजेंट इन ब्लड। तो सेकंड हम बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स के बारे में। सबको पता होगा रेड ब्लड सेल्स के बारे में। यहाँ पर आ जाता है जी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होता है जो कि इसको रेड कलर प्रोवाइड करता है ब्लड को। तो क्योंकि ब्लड के अंदर आरबीसी प्रेजेंट है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, ये हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का पिगमेंट है, तो ये ब्लड को वो रेड कलर प्रोवाइड करता है। अब और क्या करता है, साथ ही साथ ये ऑक्सीजन भी कैरी करता है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है और बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। देन इट इज सर्कुलर इन नेचर। अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा दिखने में कैसा है, सर्कुलर है, और इसके अंदर न्यूक्लियस क्या होता है बच्चे, एब्सेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाइट ब्लड सेल की। व्हाइट ब्लड सेल कैसा होता है, जैसे कि नाम बता रहा है व्हाइट ब्लड सेल, यानी इसका कलर कैसा होगा, अपीयरेंस में ये व्हाइट होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये व्हाइट कलर का जो सेल है, यहाँ पर इस तरीके से ये जो व्हाइट कलर का सेल है, ये व्हाइट कलर का सेल क्या है, व्हाइट ब्लड सेल है। ये फाइट करता है इन्फेक्शन के अगेंस्ट, एक तरीके का सोल्जर कहलाता है ये बॉडी का, सोल्जर ऑफ बॉडी। हमारे इम्यून रिस्पॉन्सेस कैरी आउट करने में भी हेल्प करता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, ये प्रोटेक्टिव होते हैं रोल में। तो ये क्या करता है जी, फाइट करता है इन्फेक्शन के अगेंस्ट, डिजीज के अगेंस्ट, और क्या करता है ये एंटीबॉडी, इम्यून रिस्पॉन्स कैरी आउट करने में, डिजीज को फाइट करने के लिए ये एंटीबॉडीज बनाता है। कौन, व्हाइट ब्लड सेल। नेक्स्ट इसको हम सोल्जर ऑफ बॉडी भी बोलते हैं क्योंकि ये हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। लास्ट आ जाते हैं जी हमारे पास प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स क्या है बच्चे, ये कंप्लीट सेल नहीं होते, सेल के फ्रेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, सेल के कुछ फ्रेगमेंट्स होंगे, कुछ पार्ट्स होंगे जो कि एक स्फेरिकल सेल के होते हैं। एक स्फेरिकल सेल टूट जाता है कुछ फ्रेगमेंट्स के अंदर और उनको हम बोलते हैं प्लेटलेट्स।
अब ये प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या है, ये कोगुलेशन ऑफ ब्लड करते हैं, यानी ब्लड अगर कहीं से फ्लो हो रहा है, कोई इंजरी हो गई है, कुछ हो गया है, तो वहां से ब्लड फ्लो होना शुरू हो जाता है, बॉडी से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो ये उस पर्टिकुलर जगह पर जहां पर कट लगा है, जहां पर इंजरी हुई है, वहां पे खून को जमाने में हेल्प करेंगे, जिसको हम बोलते हैं ब्लड का कोगुलेशन, खून जमना। तो ये ब्लड के कोगुलेशन में हेल्प करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले कर रहे हैं बॉडी के अंदर। आगे आते हैं हम ब्लड वेसल्स के ऊपर, जो कि सेकंड कंपोनेंट है। ब्लड वेसल्स क्या है जी, इलास्टिक मस्कुलर ट्यूब्स हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। यहाँ पर रेड कलर का और ब्लू कलर का तुम्हें 2 ट्यूब्स दिख रहे होंगे। यहाँ पर ये जो ट्यूब्स हैं इनको हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है। इलास्टिकेटेड है, अपना साइज, अपना गर्थ, जो इसका डायमीटर है उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं ये, क्योंकि इनकी वॉल्स क्या है, हाईली इलास्टिक, ठीक है। अब यहाँ पर 3 तरीके के ब्लड वेसल्स आते हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तीनों के स्ट्रक्चर के अंदर भी डिफरेंस है और फंक्शन के अंदर भी डिफरेंस है। आर्टरीज की अगर मैं बात करूँ तो देखने में ये थिक वॉल्ड है, यहाँ पर इसको हम देखें तो इसकी वॉल्स कैसी है, थिक है। रेड कलर वाली आर्टरीज है हमारे पास, और इसका यहाँ पर ये जो वॉल्स हैं, दीज वॉल्स आर कंपैरेटिवली थिक। अब थिक वॉल्स क्यों होती है, इसका ये रीजन होता है क्योंकि ये ब्लड कैरी करती हैं अवे फ्रॉम हार्ट, हार्ट से ये ब्लड को बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती हैं। तो ब्लड जब हार्ट में से निकलता है तो उसका प्रेशर क्या होता है, हाई होता है, और उस हाई प्रेशर वाले ब्लड को बियर करने के लिए वॉल्स कहीं फट ना जाएं, इसलिए उनका जो बोल सकते हैं हम कवरिंग होती है, जो वॉल हमारी यहाँ पर इसकी वॉल्स हैं इन आर्टरीज की, वो क्या होंगी, यहाँ पर थिक होंगी। नेक्स्ट इज ब्लड एट हाइयर प्रेशर इज फ्लोइंग इन द आर्टरीज। हमारा जो ब्लड होगा वो हाई प्रेशर पे इनमें फ्लो करेगा, क्योंकि हार्ट में से अभी अभी निकला है, प्रेशर इसका हाई रहेगा। अब वेन्स में आते आते प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। अब वेन्स वो ट्यूब्स रहेंगी जो ब्लड को हार्ट पे वापस लेके जा रही हैं। तो लेके कौन आया हार्ट से, आर्टरीज लेके आई, और लेके वापस जा कौन रही है, वेन्स लेके जा रही है। तो क्योंकि ये लेके जा रही होती है तो प्रेशर लो होता है, तो इसकी वॉल्स कैसी होती है, थिन होती हैं। दे आर कैरिंग ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, हार्ट की तरफ लेके जा रही होती हैं, और ब्लड यहाँ पर कैसा होता है, लो प्रेशर पे होता है। कैपिलरीज की बात करें तो ये बहुत ही पतली पतली ट्यूब्स होती हैं, टिश्यू लेवल पर, सेल लेवल पर ये आर्टरीज नहीं पहुंच पाती, वेन्स नहीं पहुंच पाती, क्योंकि ये क्या है, इनका डायमीटर बहुत बड़ा है। तो ये ब्रेक हो जाती हैं किसके अंदर, कैपिलरीज के अंदर, फाइन ट्यूब्स के अंदर। और वो फाइन ट्यूब्स क्या होती है, बहुत ही पतली होती हैं। हम बोल सकते हैं आर्टरीज बनी कैपिलरीज, और कैपिलरीज फिर फाइनली क्या बन जाती हैं, वेन्स। तो आर्टरीज जैसे ही टिश्यू के पास गई वो क्या बन गई, कैपिलरी बन गई। देख सकते हो यहाँ पर सेल के पास गई तो इस तरीके से यहाँ पर इसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। रेड कलर का ब्लड का क्या मतलब है, इसके अंदर ऑक्सीजन है, और ब्लू कलर के ब्लड का क्या मतलब है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये जैसे ही हमारे सेल्स के पास गई, इसने अपना ऑक्सीजन दिया, बाहर निकल गया ऑक्सीजन, और क्या अंदर आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये बन गई ब्लू, और फाइनली ज्वाइन होकर क्या बन गई, वेन बन गई, और ये वेन कहाँ पे जाएगी, हार्ट में जाएगी। तो इस तरीके से होती है ब्लड वेसल्स। अब आता है हमारा लास्ट कंपोनेंट विच इज हार्ट। अगर मैं ह्यूमन हार्ट की बात करूं, हाईली मस्कुलर ऑर्गन है और एक पंपिंग ऑर्गन है। क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, उसका प्रेशर जनरेट करता है, इलास्टिक होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि इसमें क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है। ये सिकुड़ेगा तो प्रेशर क्या होता है, जनरेट होता है, प्रेशर हाई होगा, और वो हाई प्रेशर वाला ब्लड आगे बॉडी के अंदर ट्रांसफर होता है। सो इट इज रफली ट्रायंगुलर इन शेप, ट्रायंगुलर होता है शेप में थोड़ा सा। इट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स बनाती हैं जी इसको। उसके बाद अगर मैं चेम्बर्स की बात करूं, इसके अंदर ह्यूमन का जो हार्ट होता है, इट इज 4 चेम्बर्ड हार्ट, ठीक है। 4 चेम्बर्स होते हैं इसके। कौन कौन से चेम्बर्स होते हैं, ऊपर की तरफ जो चेम्बर्स होते हैं उनको हम एट्रियम बोलते हैं, नीचे की तरफ जो चेम्बर्स होते हैं इसको हम वेंट्रिकल बोलते हैं, ठीक है। तो ऊपर की तरफ वाला चेम्बर हमारा राइट साइड वाला बन गया राइट एट्रियम, लेफ्ट साइड वाला बन गया लेफ्ट एट्रियम, नीचे वाला राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट वेंट्रिकल। इस तरीके से 4 चेम्बर्स होते हैं। दूसरी चीज जो याद रखनी है, यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर एट्रियम और वेंट्रिकल होंगे ये कनेक्टेड होंगे वाल्व्स के साथ, ठीक है। यहाँ पर वाल्व्स होंगे, वाल्व्स क्या करेंगे, जो एंट्री है ब्लड की उसको गार्ड करेंगे। कब ब्लड को यहाँ पर एट्रियम से नीचे भेजना है उसको चेक करेंगे। हमेशा ऐसा नहीं है एट्रियम में ब्लड आएगा तो तुरंत नीचे पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर वाल्व लगा होगा जो कि कंट्रोल करेगा ब्लड को नीचे भेजना है कि नहीं भेजना, ठीक है। सो इन दिस मैनर यहाँ पर भी एक वाल्व लगा होगा जो कि एंट्री और एग्जिट को गार्ड करेगा। उसके बाद यहाँ पर बीच में क्या होता है बच्चे, बीच में प्रेजेंट होता है सेप्टम। सेप्टम वॉल्स होती हैं जो कि
प्रिवेंट करेंगी मिक्सिंग ऑफ ब्लड को। यहाँ पर देख सकते हो बच्चे हमारे पास ब्लू कलर का ब्लड है, मतलब कि राइट साइड पर हमारे पास कैसा ब्लड है, राइट साइड पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और लेफ्ट साइड पर हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड यहाँ पर सेप्टा के थ्रू सेपरेट हैं, अलग अलग हैं, बीच में वॉल लगी हुई है जो कि इसको अलग अलग कर रही है, और इसके सेपरेशन से क्या होता है, मिक्सिंग नहीं होती ब्लड की और बॉडी की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। जब ब्लड सेपरेट रहेगा बॉडी के अंदर तो एनर्जी प्रोडक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है, एफिशिएंटली प्रोसेस होगा और हमारा एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी आउटपुट जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो ये एक हाईली बोल सकते हैं कि हाईली डेवलप्ड हार्ट है ह्यूमन का, 4 चेम्बर्ड हार्ट। तो यहाँ पर देख सकते हो इस पर्टिकुलर फ्लो चार्ट के अंदर भी राइट एट्रियम से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से, अब क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर बाहर निकलता है। बाहर ब्लड जो है हार्ट से बाहर कौन लेके जाता है, आर्टरी लेके जाती है ना बच्चे। तो यहाँ पर आर्टरी कौन सी है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगी लंग्स के पास। लंग्स में जैसे जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या होगा, ऑक्सीजनेट होगा, ऑक्सीजन जो है एब्जॉर्ब हुई है बाहर से वो क्या होगा, एक्सचेंज होगा गैसेस का, और यहाँ पर एक वेन लेके आएगी जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाएगी कहाँ पर, लेफ्ट एट्रियम के अंदर, क्योंकि लेफ्ट साइड पे क्या है, ऑक्सीजनेटेड साइड है हमारी। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल में से क्या निकल रहा है, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल रहा है हमारी मेन आर्टरी के थ्रू, जो कि क्या है, आउटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर करती है पूरी बॉडी के अंदर। बॉडी में पूरा ब्लड घूमा हमारा बॉडी ऑर्गन्स में और घूम के वापस कहाँ से आया, वेना कावा के थ्रू आया, कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से ह्यूमन हार्ट है और इस तरीके से इसके अंदर आर्टरीज और वेन्स कनेक्टेड है। आगे हम बात करते हैं हार्ट बीट और कार्डियक साइकिल की। हार्ट बीट क्या होता है बच्चे, हार्ट बीट है कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। अब जब ये हार्ट जो के अंदर ब्लड एंटर करता है तो ब्लड जो है उसकी पंपिंग होती है। पंपिंग के अंदर क्या होता है कि हमारा जो हार्ट के चेम्बर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे और प्रेशर जनरेट करेंगे, सिकुड़ेगा। जब वॉल्यूम कम हो जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो यहाँ पर सपोज ये हार्ट के 4 चेम्बर्स हैं, दिस इज हमारा कौन सी साइड है, ये वाली, दिस इज राइट साइड, तो ये हो गया हमारा राइट एट्रियम, और ये कौन सा हो गया, लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया हमारा राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 चेम्बर्स हैं और ऊपर आर्टरीज और वेन्स कनेक्टेड हैं, ठीक है बच्चे। सिंपल करने के लिए डायग्राम को आई हैव ड्रॉन सच डायग्राम। यहाँ पर हार्ट बीट क्या कहता है, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। जब हार्ट एक बार कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो जाता है हम उसको 1 हार्ट बीट काउंट करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन को हम बोलेंगे सिस्टोल और रिलैक्सेशन को हम बोलेंगे डायस्टोल। आगे ये टर्म्स यूज होंगी बच्चे। कॉन्ट्रैक्शन यानी जब हार्ट सिकुड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो टर्म छोटी वाली टर्म यूज कर रहे हैं हम सिस्टोल, और रिलैक्स हो रहा है जब, तो बड़े वाली टर्म यूज कर रहे हैं डायस्टोल, ठीक है। नेक्स्ट इज कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल किसको बोलते हैं, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विच टेक प्लेस ड्यूरिंग अ हार्ट बीट। जब हार्ट एक बार बीट करता है उस हार्ट बीट के दौरान क्या इवेंट्स हो रहे हैं, यानी जब एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है हार्ट के अंदर, उस एक साइकिल को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल। कार्डियक वर्ड बच्चे हार्ट को रेफर करता है। नाउ अगर मैं बात करूं इस कार्डियक साइकिल के अंदर 3 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से स्टेप्स, जॉइंट डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जैसा कि नाम बता रहे हैं, जॉइंट यानी दोनों, एट्रिया और वेंट्रिकल हमारे डायस्टोल, डायस्टोल का मतलब क्या है, रिलैक्स होंगे। एट्रियल सिस्टोल, एट्रिया क्या होंगे, यहाँ पर कॉन्टैक्ट होंगे। वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यहाँ पर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ जॉइंट डायस्टोल की, यहाँ पर एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों क्या है, पूरे रिलैक्स हैं। तो एरो आउटवर्ड है, यहाँ पर देख सकते हो बच्चे, पूरा रिलैक्स स्टेट में है। और जब ये रिलैक्स स्टेट में होते हैं तो ऊपर से हमारा राइट एट्रियम के अंदर भी और लेफ्ट एट्रियम के अंदर भी ब्लड क्या हो जाता है, फिल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें एट्रियल सिस्टोल की, यहाँ पर ये पहला प्रोसेस हो गया, ये क्या था, जॉइंट डायस्टोल। सेकंड यहाँ पर बात करते हैं किसकी, एट्रियल सिस्टोल की। एट्रियल सिस्टोल में एट्रिया क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो ऊपर वाले 2 चेम्बर्स क्या हो गए, देखो इनवर्ड एरो, सिकुड़ गए हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं। एंड जैसे ही सिकुड़ेंगे यहाँ पर जो हमारे वैल्व्स है ये ओपन हो जाएंगे। ओपन होते ही ब्लड नीचे की तरफ आ जाएगा वेंट्रिकल्स के अंदर, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट बात करते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल की। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होगा, हमारे जो वेंट्रिकल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे और वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट होते ही ब्लड
हार्ट से बाहर निकल जाएगा, किसके अंदर चला जाएगा, हमारा एक तरफ तो आउटा है और दूसरी तरफ क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है, उनके अंदर ब्लड एंटर कर जाएगा और हार्ट से एग्जिट ले लेगा। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है 3 स्टेप का, इसको हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। ओके, आगे हमारे पास आ जाता है पल्स। व्हाट इज पल्स? तो पल्स क्या है, एक्सपेंशन ऑफ आर्टरी ईच टाइम ब्लड इज फोर्स्ड इनटू इट। जब जब किसी आर्टरी के अंदर ब्लड फोर्स होता है, यानी हार्ट से ब्लड एग्जिट लेता है, तो आर्टरी के अंदर जाएगा, है ना। तो हार्ट से जब ब्लड एग्जिट लेगा तो आर्टरी क्या करती है, एक्सपैंड करती है, और जब जैसे ही आर्टरी एक्सपैंड करती है तो हम क्या बोलते हैं, उसको पल्स बोलते हैं। तो करीब 70 to 72 टाइम्स पर मिनट ये प्रोसेस होता है और इसको हम क्या बोलते हैं, पल्स रेट बोलते हैं। आगे आता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का क्या मतलब होता है? ब्लड प्रेशर है हमारा प्रेशर एट विच ब्लड इज पंप्ड अराउंड द बॉडी। पूरी बॉडी में जब आर्टरीज के अंदर, आर्टरीज ट्रांसपोर्ट कर रही है ना ब्लड को, तो आर्टरीज के अंदर जब हमारा ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है पूरी बॉडी के अंदर आउटा के थ्रू, तो वो किस प्रेशर पे घूम रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर, बीपी। ओके, सो बड़ी आम टर्म है ये। सबसे पहले हमारे पास आता है जो ब्लड प्रेशर होता है। देखो इसके अंदर हम 2 प्रेशर्स मेजर करते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है हमारा 120/80 mm ऑफ Hg यानी मरकरी, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब है मैक्सिमम प्रेशर इन आर्टरीज ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन फेज। अब जब आर्टरीज के अंदर प्रेशर, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। तो सिस्टोलिक यानी कॉन्ट्रैक्शन, तो जब आर्टरीज के अंदर प्रेशर, जब हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया। डायस्टोलिक प्रेशर, आर्टरीज के अंदर प्रेशर जब हार्ट ने रिलैक्स किया। अब आम सी बात है, जब रिलैक्स करेगा तो प्रेशर कम होगा, जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। तो ये 120 वाला क्या हो गया बच्चे, सिस्टोलिक, 80 वाला क्या हो गया, डायस्टोलिक, ठीक है। अब जो इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है ब्लड प्रेशर को, उसको हम क्या बोलते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। स्फिग्मोमैनोमीटर कुछ इस तरीके का हम स्फिग्मोमैनोमीटर आज के टाइम में यूज करें। इट इज अ ऑटोमेटिक मशीन, खुद से ब्लड प्रेशर मेजर कर देती है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम डबल सर्कुलेशन के बारे में। डबल सर्कुलेशन क्या होता है? एज द टर्म सजेस्ट, सर्कुलेशन होगा 2 बार, पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। हार्ट के अंदर एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा घूम रहा है, एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा घूम रहा है। डिफरेंट तरीकों से ये घूमेगा हमारा, इसका अलग साइकिल चलेगा, इसका अलग साइकिल चलेगा। तो ब्लड पासिस थ्रू द ह्यूमन हार्ट ट्वाइस फॉर 1 सप्लाई ऑफ द ब्लड। अब देखो, ब्लड को एक बार पूरी बॉडी में सप्लाई होने के लिए हार्ट में से वो कितनी बार आया, 2 बार आया। देख सकते हो यहाँ पर, देखो पहले वो क्या हुआ, इधर बॉडी में सप्लाई हुआ, बॉडी में जब सप्लाई हुआ तो एक बार तो यहाँ पर इधर से घूम के आया, ठीक है, सिस्टमिक सर्कुलेशन किया उसने, और बॉडी में घूम गया, अभी लंग्स में रह गया, तो पूरी बॉडी तो नहीं हुई ना। तो फिर अब यहाँ पर वापस जब आया, ये हो गया हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब ये वापस आके ये दोबारा से जाएगा किसके लिए, पल्मोनरी सर्कुलेशन के लिए, ठीक है। तो 2 तरीके का सर्कुलेशन करेगा, एक हमारे बोल सकते हैं एक बार सर्कुलेट होने के लिए पूरी बॉडी के अंदर। पहला है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा है सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी के अंदर जाएगा लंग्स के पास ऑक्सीजनेशन के लिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट करने के लिए। देख सकते हो ब्लू कलर वाला ब्लड क्या हो गया, रेड हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, इधर सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और वो क्या बन जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि सेल्स क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। अब बात करते हैं कैसे पॉसिबल है। इट इज पॉसिबल ड्यू टू 4 चेम्बर्ड हार्ट। ह्यूमन के पास 4 चेम्बर वाला हार्ट है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड सेपरेट है हमारे पास, इसलिए ये चीज आसानी से हो पाती है। अब इसके कुछ फायदे भी है। सबसे पहले ये क्या करता है, मिक्सिंग ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करता है, ब्लड मिक्स नहीं होता है इसके अंदर, डबल सर्कुलेशन के अंदर। उसके बाद क्योंकि ब्लड मिक्स नहीं हो रहा तो ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो आसानी से हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। और जब ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ गई बॉडी के अंदर तो एनर्जी आउटपुट क्या हो गया, ये भी बढ़ गया, ठीक है। अब जब एनर्जी आउटपुट बढ़ गया तो हम बन गए होम्योथर्म्स। होम्योथर्म्स बच्चे ऐसे ऑर्गेनिज्म है, होम्योथर्म्स। होम्योथर्म्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स रहेंगे जो कि अपना कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता बाहर क्या टेम्परेचर है, ह्यूमन की बॉडी के अंदर एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा हमेशा। और इस प्रोसेस के अंदर बहुत सारी एनर्जी लगती है, बहुत सारी एनर्जी यूटिलाइज होगी। बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे फिशेज हो गई, एम्फीबियंस हो गए, इनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन कर पाए, पर क्योंकि हमारे पास 4 चेम्बर्ड हार्ट है तो हम ये प्रोसेस आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे डबल सर्कुलेशन और ये है इसके कुछ फायदे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है बच्चे।
आगे हम बात करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, अभी तक हमने पढ़ा किसके बारे में, हमने पढ़ा, देखो यहाँ पर ब्लड वैस्कुलर सिस्टम हम कवर कर चुके हैं। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के बाद अब हम बात करेंगे किसके बारे में, लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। तो अब लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फ्लूइड क्या है, किस फ्लूइड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है, अब हो रहा है जी लिम्फ के थ्रू ट्रांसपोर्ट। अब लिम्फ क्या होता है, लिम्फ एक ऐसा फ्लूइड है, एक एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड है, सेल्स के बाहर वो रहता है, प्रेजेंट होता है, और वो सेल्स के बाहर प्रेजेंट होने की वजह से वो क्या करता है, सेल्स से कुछ भी अगर सपोज करो उसको ट्रांसपोर्ट करना है, कुछ एक्सचेंज करना है, वो ये कर लेता है, और एक तरीके से मीडिएटर का काम करता है, सेल्स से लेके या आगे किसको दे देता है, ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को दे देता है। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ भी ये कनेक्टेड होता है, ब्लड वेसल्स के साथ भी ये कनेक्टेड होता है। तो इट इज अ सिस्टम ऑफ स्मॉल ट्यूब्स, ट्यूब्स को हम क्या बोलते हैं, लिम्फ वेसल्स बोलते हैं, और इसके पास क्या होती है, लिम्फ नोड्स भी होती हैं, विच ट्रांसपोर्ट लिम्फ फ्रॉम बॉडी टिश्यूज, बॉडी टिश्यूज में से लिम्फ निकलता है टू द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ये एंटर करेगा, यानी कि ब्लड वेसल्स के अंदर जाएगा। लिम्फ वेसल्स में से ब्लड वेसल्स के अंदर लिम्फ जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है चीजों को। नाउ लिम्फ क्या है, लिम्फ एक लाइट येलो कलर का फ्लूइड है, जो कि क्या है, इसके अंदर कोई भी आरबीसीज नहीं है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स नहीं है। और क्या होता है फिर इसके अंदर लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बचे, देखो जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, उनका जो पोर साइज होता है जिससे प्रोटीन अंदर जाएगा वो बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से छोटे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ही एंटर कर पाते हैं ब्लड कैपिलरीज के अंदर। बट हमारी लिम्फ कैपिलरीज जो होती है वो उनके जो बोल सकते हैं पोर साइज होता है वो बड़ा होता है, तो बड़े बड़े साइज के प्रोटीन भी एंटर कर जाते हैं किसके अंदर, हमारे लिम्फ के अंदर। उसके साथ साथ डाइजेस्टेड फूड एंटर कर जाता है, और डेड सेल्स हमारे डेड सेल के फ्रैगमेंट्स होते हैं, जैसे कि अगर सपोज कोई सेल डेड हो गया, इंजरी हो गई किसी सेल की, तो वो सारी चीज़ें भी एंटर कर जाएंगी। उसके बाद लिम्फ किसके अंदर फ्लो करता है, लिम्फ कैपिलरीज पूरी बॉडी के अंदर फैली हुई होती हैं, और ये क्या करती हैं, इन सब चीज़ों को पिक एंड ड्रॉप करेंगी। नेक्स्ट आ जाती हैं लिम्फ वेसल्स। जिस तरीके से ब्लड वेसल्स कैपिलरीज में टूटती हैं ना, उसी तरीके से वेसल्स भी, हमारे लिम्फ वेसल्स भी कैपिलरीज के अंदर ब्रेक होते हैं। तो कैपिलरीज फाइनली ज्वाइन होकर क्या बन जाती हैं, लिम्फ वेसल्स, ठीक है। और लिम्फ वेसल्स जगह जगह पर लिम्फ नोड्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। देखो जिस तरीके से ये लिम्फ वेसल चली हमारी बॉडी में, एक जगह पर आकर इसने क्या बना दी, ट्यूब बना दी, सॉरी नोड्स बना दी। ये लिम्फ वेसल चली, इसने आके क्या बना दी, नोड बना दी, गांठ बना दी। अब लिम्फ वेसल्स के लिम्फ नोड्स के अंदर हमारे स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट्स। और ये लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, इम्यून रिएक्शंस कैरी आउट करने में हेल्प करते हैं। ये एक तरीके से फाइट करते हैं, माइक्रोब्स को किल करते हैं उन लिम्फ नोड्स के अंदर। लिम्फोसाइट्स एक तरीके के हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं, जो कि क्या करेंगे, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करेंगे। बैक्टीरियाज हो गए, फॉरेन पार्टिकल्स हो गए, उनको खत्म करने का काम करेंगे। तो अगर लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शन की बात करें, रिमूव करता है वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी लाइक फ्रेगमेंट्स ऑफ डेड सेल्स। लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, माइक्रोब्स को किल करते हैं किसके अंदर, लिम्फ नोड्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद लिम्फ जो है हमारा पार्टिसिपेट करता है न्यूट्रिटिव प्रोसेसेस के अंदर भी। न्यूट्रिशन के अंदर कैसे, जो हमने बात की ना यहाँ पर कि फैट ग्लोब्यूल्स जो होते हैं यहाँ पर वो एंटर कर जाते हैं इसके अंदर, एज वी हैव डिस्कस्ड ओवर। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो हमने डिस्कस किया है ना प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, तो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को कैरी कर रहा है ना ये, तो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को कैरी कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो ये न्यूट्रिशन के अंदर भी हेल्प कर रहा है। ओके, सो दिस इज, वी आर ओवर विद द ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस, किस तरीके से ह्यूमंस के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब हम बात करेंगे किस तरीके से प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन की अगर मैं बात करूं, तो प्लांट्स के अंदर हमारे पास वैस्कुलर टिश्यूज हैं, जो कि क्या है, एक तरीके के कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हैं, ठीक है। क्लास 9th में पढ़ के आए हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। वो क्या है, जाइलम और फ्लोएम, जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं प्लांट की, और क्या करते हैं, वैस्कुलर टिश्यूज का काम करते हैं, कंडक्शन करेंगे वाटर एंड मिनरल की भी और फूड की भी। जो हमारा टिश्यू वाटर मिनरल की कंडक्शन करेगा उसको हम जाइलम बोलते हैं, और जो फूड की कंडक्शन करता है उसको हम फ्लोएम बोलते हैं। नाउ अगर मैंने यहाँ पर एक स्टेम का सेक्शन कट किया, तो इसके अंदर मुझे देखो यहाँ पर कुछ बंडल्स दिखे, कैन यू सी, इस तरीके से, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स हैं कुछ,
ठीक है। तो ये जो है दीज आर वैस्कुलर बंडल्स, और इन वैस्कुलर बंडल्स के अंदर देख सकते हो जाइलम भी है और फ्लोएम भी है। तो सबसे पहले बात करेंगे जाइलम के बारे में कि जाइलम क्या है। तो जाइलम जो है हमारा ट्रांसपोर्ट करता है किसका, वाटर और मिनरल्स का। अब हमारे पास जाइलम जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल इट इज टेकिंग प्लेस थ्रू द जाइलम, और जाइलम 4 कंपोनेंट्स का बना हुआ है। 4 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, ट्रेकीड्स है, वेसल है, जाइलम पैरेन्काइमा है और जाइलम फाइबर है। अब यहाँ पर बात करें तो लिविंग कंपोनेंट सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा है, बाकी सब के सब डेड कंपोनेंट्स हैं। अब ये डेड कंपोनेंट्स क्या करते हैं, हमारा जो ट्रेकीड और वेसल है बच्चे, ये 2 कंपोनेंट्स यहाँ पर, ये 2 कंपोनेंट्स मेन वाटर का ट्रांसपोर्ट करेंगे और बाकी जो 2 कंपोनेंट्स हैं वो साइड रोल परफॉर्म करेंगे। दे आर एक्टिंग हियर एज अ टीम। एक टीम के अंदर 2 मेंबर तो मेन काम कर रहे हैं, मेन रोल परफॉर्म कर रहे हैं, और हमारे पास जो बाकी 2 सेल्स बचे वो क्या कर रहे हैं, साइड रोल कर रहे हैं। तो ट्रकीड्स और वेसल एक तरीके का कॉलम बना देते हैं प्लांट के अंदर, कॉलम या फिर एक सिलेंड्रिकल सा पाथवे बना देते हैं, क्योंकि ये डेड सेल्स होते हैं, इनके अंदर कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता। तो बड़ी ही इनकी हार्ड सेल वॉल प्रेजेंट होगी, लिग्निफाइड सेल वॉल्स होंगी, लिग्निन की डेपोजिशंस होंगी, तो बड़ी हार्ड होंगी, बड़ी टफ मटेरियल की बनी होंगी, और एक कॉलम बना देंगी ये। इनके अंदर एम्प्टी स्पेसेस होंगे जिसमें से क्या होगा, वाटर ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। कॉलम के अंदर वाटर विल स्टार्ट मूविंग अपवर्ड्स, ठीक है। अब अपवर्ड्स कैसे मूव करता है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास जाइलम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा है, लिविंग सेल है, मेन फंक्शन है इसका स्टोरेज। वो अगर वाटर को, मिनरल को स्टोर करना है, किसी भी चीज़ को स्टोर करना है तो पैरेन्काइमा सेल है उसको स्टोर करेगा। नेक्स्ट है जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर की अगर मैं बात करूँ तो स्क्लेरेन्काइमा का ये बना होता है और ये इस पर्टिकुलर टिश्यू को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। ओके, आगे बात करते हैं। अब ये जो एब्जॉर्प्शन है वाटर और मिनरल का, इसको हम 2 स्टेप्स के अंदर पढ़ते हैं। क्या हो रहा है ना, यहाँ पर सबसे पहले जो ट्रांसपोर्ट है वो होगा, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होगा वाटर और मिनरल का। ट्रांसपोर्टेशन को 2 स्टेप्स में पढ़ेंगे। पहले तो वाटर मिनरल की एब्जॉर्प्शन होगी, कहाँ से, सॉइल के अंदर से रूट हेयर में डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू। ये देखो सॉइल है, सॉइल में क्या हुआ, डिफ्यूजन का प्रोसेस हुआ, बाहर पानी ज़्यादा है अंदर पानी कम है, डिफ्यूजन के प्रोसेस से पानी सॉइल से कहाँ चला जाएगा, रूट हेयर में चला जाएगा। और रूट हेयर में जाने के बाद क्योंकि सेल्स आ गए अंदर, सारे अंदर तो सारे सेल्स हैं, तो अंदर अगर वाटर ने मूव करना है तो ऑस्मोसिस के प्रोसेस से करेगा। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में अंतर पता है बच्चे, ऑस्मोसिस के अंदर एक सेल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होती है, जबकि हमारे रूट हेयर के अंदर जब डिफ्यूजन हो रही है तो यहाँ पर एक ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग वो मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होगी उसके थ्रू मूवमेंट होगा सॉल्वेंट का यानी वाटर का। एपिडर्मिस जो हमारा रूट हेयर था उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से जाएगा रूट कॉर्टेक्स में, रूट कॉर्टेक्स से जाएगा एंडोडर्मिस में, और एंडोडर्मिस से जाएगा वैस्कुलर बंडल के अंदर। वैस्कुलर बंडल किसका बना हुआ है, ट्रकेड वेसल्स। ये मेन कंपोनेंट्स के पास क्या चला गया, पानी पहुंच गया। अब पानी पहुंच गया यहाँ पर रूट के पास, ठीक है, रूट के अंदर बिल्कुल वैस्कुलर बंडल में पानी घुस गया है। अब ये रूट से स्टेम की टिप तक कैसे पहुंचेगा, इसको समझते हैं हम एसेंट ऑफ सैप से। ये जो वाटर होता है, ये जो भी मिनरल्स होते हैं, इसको हम जाइलम सैप बोलते हैं। तो किस तरीके से ये जाइलम सैप ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगा प्लांट के अंदर, उसको हम पढ़ते हैं एसेंट ऑफ सैप और अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर से, ठीक है। अब अपवर्ड मूवमेंट जो है पानी की, वो 2 थ्योरीज इसको समझाती हैं। एक है हमारी रूट प्रेशर थ्योरी और एक है हमारी ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। दोनों में से ज्यादा एक्सेप्टेबल है ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। रीजन जानते हैं। रूट प्रेशर थ्योरी क्या कहती है कि रूट जो है वो हमारा वाटर एब्जॉर्ब किया और उन्होंने प्रेशर जनरेट किया। प्रेशर जो जनरेट हुआ उसने क्या किया, वाटर की अपवर्ड मूवमेंट कराई। तो हम बोलते हैं कि अगर छोटे छोटे प्लांट्स है तो ये चीज़ कुछ समझ आती है कि एक रूट प्रेशर जनरेट कर रही है और उस प्रेशर से पानी उस प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा है। पर अगर वहाँ पर एक छोटा प्लांट ना होके एक बड़ा सा ट्री है, एक टॉल ट्री है, तो उसके अंदर ट्रांसपोर्ट कैसे होगा। तो रूट प्रेशर थ्योरी हमारे छोटे प्लांट्स पे तो एप्लीकेबल हो जाती है पर टॉल ट्रीज पे एप्लीकेबल नहीं होती है। टॉल ट्रीज पे क्या एप्लीकेबल होती है, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। ये थ्योरी बात करती है ट्रांसपिरेशन के बारे में। प्लांट्स के अंदर ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है। ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के अंदर क्या होता है, वाटर वेपर्स मूव करते हैं लीव्स से बाहर की तरफ, ठीक है, कूलिंग करते हैं, कूलिंग इफेक्ट जनरेट करते हैं।
तो ये स्टोमेटा से बाहर की तरफ निकलेंगे वाटर वेपर्स, और जब ये निकलते हैं तो ये एक पुल क्रिएट करते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। तो इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ क्रिएट्स सक्शन एंड दिस पुल्स वाटर फ्रॉम जाइलम। तो इस तरीके से ट्रांसपिरेशन पुल बताता है किसके बारे में, एसेंट ऑफ सैप के बारे में, किस तरीके से वो ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है पानी फ्रॉम द रूट्स टू द टिप ऑफ द प्लांट। तो देख सकते हैं पानी जो है रूट्स में से इधर एब्जॉर्ब हुआ और ऊपर की तरफ मूव हो रहा है। यहां पर देखो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के थ्रू पानी क्या हो रहा है, बाहर एनवायरनमेंट में रिलीज हो रहा है, नीचे से एंटर कर रहा है, तो एक तरीके का सक्शन ये क्रिएट करेगा और इस सक्शन के थ्रू नीचे से पानी खींचा खींचा ऊपर की तरफ आ जाएगा। अब जो समझने वाली बात है, हैरान कर देने वाली बात है, वो ये है कि 98 से 99% वाटर जितना रूट ने एब्जॉर्ब किया सबका सब निकल जाता है ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के अंदर, ठीक है। तो 98 to 99% निकल जाएगा, सिर्फ 1 से 2% पानी ही प्लांट यूज करता है, ठीक है। बाकी सारा का सारा उसने पानी खींचने के अंदर ही यूज कर दिया, ठीक है, एक तरीके का ट्रांसपिरेशन पुल जनरेट करने के लिए यूज कर दिया। सो लॉस ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, एरियल पार्ट्स बच्चे जो हवा के अंदर हैं, तो इन सब पार्ट्स के अंदर से जब वाटर एग्जिट किया उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। ओके, नाउ इट अकर्स वाया डिफ्यूजन थ्रू स्टोमेटा, स्टोमेटा के थ्रू डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है और स्टोमेटा के अंदर से पानी अंदर से बाहर की तरफ चला जाता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, अपवर्ड मूवमेंट होती है पानी की, ठीक है, उसके बाद मेंटेन करता है टेम्परेचर को, जिस तरीके से स्वेटिंग हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है, स्वेटिंग होती है, पर्सपिरेशन होती है, वो कूलिंग इफेक्ट जनरेट करती है, उसी तरीके से ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होगा प्लांट्स के अंदर जो कूलिंग इफेक्ट जनरेट करेगा। अब ड्यूरिंग द डे इसका इफेक्ट ज़्यादा होता है क्योंकि ड्यूरिंग द डे स्टोमेटा खुले हैं, फटाफट ट्रांसपिरेशन कर रहे हैं, तो ट्रांसपिरेशन पुल इज द मेन ड्राइविंग फोर्स ड्यूरिंग द डे। तो इस तरीके से जाइलम जो है वो वाटर का ट्रांसपोर्ट करेगा प्लांट्स के अंदर। अब बात करते हैं हम ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस, जो कि होता है फ्लोएम के थ्रू। फ्लोएम के 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, कौन कौन से, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात है सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल के बारे में। इन दोनों सेल्स को हम सिस्टर सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। एक कॉमन इनकी मदर होती है जो 2 बच्चे करती है, पहला हो गया सीव ट्यूब, दूसरा हो गया कंपेनियन सेल, ठीक है। हमारी ये मदर सेल हो गई और यहाँ से जो डॉटर सेल्स निकली क्या हो गई, सीव ट्यूब, सॉरी सीव ट्यूब यहाँ पर मेंशन है, सीव ट्यूब एंड द सेकेंड वन इज कंपेनियन सेल। तो सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल हमारे पास यहाँ पर 2 तरीके सिस्टर सेल्स हम इनको बोलेंगे क्योंकि इनकी लोकेशन भी साथ साथ होती है। सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल मेन ट्रांसपोर्ट करेंगे वाटर का और साथ साथ रहेंगे एक दूसरे के। कंपेनियन सेल हेल्प करेगा सीव ट्यूब को थ्रू आउट द प्रोसेस, ठीक है। लिविंग सेल्स रहेंगे, सीव ट्यूब भी, कंपेनियन सेल भी, इसके अलावा हमारा पैरेन्काइमा भी, फ्लोएम पैरेन्काइमा भी, और फ्लोएम फाइबर हमारा अकेला एक डेड कंपोनेंट होगा। अब पैरेन्काइमा हमेशा की तरह क्या करेगा, वही स्टोरेज का काम करेगा अपना, और फाइबर जो है वही स्क्लेरेन्काइमा के बने हुए हैं, तो ये यहाँ पर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लोएम के अंदर, फ्लोएम कहाँ पर प्रेजेंट होता है। बेसिकली फ्लोएम जो है वो होगा लीव्स के अंदर प्रेजेंट है अगर, तो लीव्स के अंदर जो मीजोफिल सेल्स हैं, मीजोफिल सेल्स क्या करते हैं, फूड का प्रोडक्शन करते हैं। मीजोफिल सेल्स के अंदर बहुत सारा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, उस क्लोरोप्लास्ट को हम क्या बोलते हैं, किचन ऑफ सेल बोलते हैं, प्लास्टिड्स, ठीक है। तो इस किचन के अंदर खाना बनेगा, वो खाना क्या है, फूड, C6H12O6, और ग्लूकोज कहाँ ट्रांसपोर्ट होगा, फ्लोएम के अंदर। तो फ्लोएम जो होता है बिल्कुल साथ में बैठा होता है मीजोफिल सेल के, और जैसे ही खाना बना फटाफट से ले लेता है, यानी कि सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स का अपटेक कर लेता है, और फिर फ्लोएम के अंदर से अपवर्ड, लेटरल, डाउनवर्ड सारी तरीके की मूवमेंट होंगी। ऐसा भी बोला जाता है कि लेटरल जो ट्रांसपोर्ट होता है वो हमारे फ्लोएम फाइबर्स और पैरेन्काइमा इसके अंदर हेल्प करते हैं, ठीक है। लेटरल यानी साइडवेज जो ट्रांसपोर्ट होना है। अब ट्रांसपोर्ट कहाँ पे होना है, ट्रांसपोर्ट देखो बच्चे, जैसे कि यहाँ पर इधर हम वाटर के ट्रांसपोर्ट की बात करें, पानी तो देखो नीचे से आया और इस तरीके से चारों दिशाओं में यहाँ पर लीव्स के अंदर ये एंटर कर गया। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ किसकी, फूड की, तो फूड कहाँ पे बना, फूड बना हमारे पास इधर लीव्स के अंदर, ठीक है। तो ये एरो इनवर्ड, ठीक है, यहाँ पर लीव्स के अंदर बना, और लीव्स के अंदर से ये निकल के नीचे भी जाएगा, ये ऊपर भी जाएगा। यहाँ पर देखो फ्लावर्स है, यहाँ पर बर्ड्स हैं, तो इस तरीके से ये पूरा ट्रांसपोर्ट होगा। तो हम ऐसा भी बोलते हैं कि जाइलम का ट्रांसपोर्ट जो होता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट यूनिडायरेक्शनल होता है, जबकि हमारा फ्लोएम का जो ट्रांसपोर्ट होता है मल्टी डायरेक्शनल रहेगा, डिफरेंट डायरेक्शंस में रहेगा, ऊपर नीचे
लेटरल भी रहेगा। Such a transport of organic solutes from the leaves to the other part of the plant is known as translocation. Very important definition. Translocation क्या होता है? फूड का ट्रांसपोर्ट होता है लीव से दूसरे पार्ट्स पे। बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वाइटल एक्टिविटीज़ करनी होती है, ज़रूरी एक्टिविटीज़ करनी है, जैसे रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या होता है, फूड का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एटीपी निकलता है, एरोबिक एनारोबिक पढ़ी है हमने, और साथ ही साथ मेंटेनेंस, बॉडी को मेंटेन करना है तो एनर्जी तो चाहिए, फूड तो चाहिए, तो इन सब चीज़ों के लिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़रूरी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। आई होप वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इन केस यू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल मीट यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियोज। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।